नमस्कार, केबी न्यूज देख रहे हैं आप। केबी न्यूज खबर आपकी में आपका स्वागत है। मैं हूं मेहरबान सिंह नेगी और चलिए फटाफट पहले नजर डालते हैं उन खबरों में जो आजकल सुर्खियों में हैं और इसके बाद हम बात करेंगे एक बहुत जरूरी मुद्दा, पूरे गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल का, कोटद्वार का, पौड़ी का, लालढांग मोटर मार्ग, जिसकी खबर हम आपको सबसे आखिर में दिखाएंगे, थोड़ा विस्तार से बात भी करेंगे। चलिए बात करते हैं। भारत की धूम मची है आजकल ग्रैमी अवार्ड में। संगीत के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार जो होता है वो होता है ग्रैमी अवार्ड। हर कलाकार जीतना चाहता है इस अवार्ड को, लेकिन इसमें होता है जोरदार कंपटीशन और आसान नहीं होता है। लेकिन इस बार एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 8 ग्रैमी अवार्ड भारतीय कलाकारों को मिले हैं। तो ये पूरे देश के जो कलाकार है, संगीत है भारत का, उसको एक बहुत बड़ी ऊर्जा मिलेगी और सब बहुत खुश है कि इतने बड़े अवार्ड फंक्शन में 8 अवार्ड जीते हैं कलाकारों ने। और सभी संगीतकारों को हम ढेर सारी बधाई देते हैं केबी न्यूज की ओर से भारत का नाम रोशन करने के लिए। चलिए बताते हैं किसने क्या जीता है। तो मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन ने 3 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं, जबकि राकेश चौरसिया बांसुरी वादक ने 2 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। शंकर महादेवन, राजगोपालन और गणेश डिसिल्वा ने भी एक एक ग्रैमी अवार्ड जीता। तो कुल मिला के 8 अवार्ड मिले हैं भारतीय कलाकारों को। किस तरह से मिले बताते हैं आपको। दिस मूवमेंट जो एल्बम आया था, इसके लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक का अवार्ड दिया गया है और ये अवार्ड दिया गया है जाकिर हुसैन, बिसिल्वा गणेश, शंकर महादेवन और गणेश राजगोपालन को। फ्यूजन बैंड शक्ति का ये एल्बम था, इसको बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक के अवार्ड से नवाजा गया है। इसके अलावा जाकिर हुसैन और राकेश चौरसिया, इन दोनों को जो अवार्ड मिला है, एक और ग्रैमी अवार्ड ये मिला है एज वी स्पीक के लिए, और बेस्ट कंटेम्प्रेरी इंस्ट्रूमेंटल ग्लोबल म्यूजिक के लिए ये अवार्ड दिया गया है। पस्तो जो बेस्ट परफॉर्मेंस माना गया, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस पस्तो को माना गया, और पस्तो में जाकिर हुसैन और चौरसिया को, इन्हें राकेश चौरसिया को अवार्ड मिला। तो कुल मिला के जाकिर हुसैन को मिले 3 ग्रैमी अवार्ड और राकेश चौरसिया को मिले 2 ग्रैमी अवार्ड, और शंकर महादेवन, राजगोपालन, बिसिल्वा, इनको मिला एक एक ग्रैमी अवार्ड। तो कुल मिला के 8 ग्रैमी अवार्ड जीतकर भारतीय संगीतकारों ने धूम मचा दी है पूरी दुनिया में, और इससे बड़ी खुशी की बात कोई हो नहीं सकती। तो निश्चित तौर पर बहुत सुनहरा पल है भारतीय संगीत के लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात जैसा हम कह रहे थे, पिछले 2 साल से सरकार करती आ रही है और इसका ड्राफ्ट तैयार हो गया। तो 7 तारीख को यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो ड्राफ्ट है वो, मतलब ये विधेयक है, शायद विधानसभा में पेश किया जाएगा। अब इसको लेकर चर्चा है। 400 पेज का ये ड्राफ्ट है। इसकी जानकारी ना हमको है ना आम लोगों को है अभी, क्योंकि ये विशेषज्ञ समिति ने जो ड्राफ्ट बनाया है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, ये सरकार के पास है। और अब इसको लेकर आजकल चर्चा चल रही है कि 7 तारीख को क्या इसको सीधे पास कर दिया जाएगा, या इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की जानकारी पहले लोगों तक दी जाएगी या फिर विधानसभा में रखी जाएगी। इसको लेकर आजकल खूब बहस चल रही है। मतलब कांग्रेस पार्टी के जो विधानसभा में मौजूद विधायक हैं, उन्होंने, भुवन कापड़ी जो उपनेता हैं, उन्होंने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट हमने देखा ही नहीं है, तो इसका विरोध या समर्थन करने की बात कहाँ से आती है। तो चलिए फिर देखते हैं 7 तारीख, यानी कि विधानसभा में इस बिल को सीधे पास करा दिया जाएगा, क्योंकि बहुमत है सरकार के पास, पूर्ण बहुमत है, और सरकार इसको चर्चा के लिए लाती है या नहीं लाती है, ये देखने वाली बात है। पौड़ी गढ़वाल में 2 बच्चों को अपना निवाला बनाने वाले बाघ को अब मारने के आदेश दे दिए सरकार ने। तो जब तक कोई बाघ किसी इंसान को मारता नहीं है, तब तक उसको मारने का आदेश नहीं दिया जाता। हमारे उत्तराखंड में जो वन अधिनियम है और वन से संबंधित जो कानून है, उनसे उत्तराखंड को कोई लाभ नहीं हो रहा, नुकसान ही हो रहा है। 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, मतलब बाघ ने उनको अपना शिकार बना दिया, और अब जाकर बाघ को मारने का आदेश दिया है। पिछले साल में पौड़ी गढ़वाल में, उत्तराखंड में, पहाड़ों में न जाने कितने लोगों को बाघ ने शिकार बना दिया। लेकिन ये जो नियम सरकार के हैं, मतलब बाघ को लेकर इस पे संशोधन होना चाहिए, वन अधिनियम में भी संशोधन होना चाहिए। इस पर हम बात सबसे आखिर में करेंगे। कोटद्वार में रामलीला का हमने आपको, दुर्गापुरी का बहुत बार वीडियो डाला और पूरी रामलीला हमने आपको दिखाई। तो रामलीला में सीता का किरदार निभाने वाली शिवांगी गुंडियाल का वास्तविक जीवन में भी विवाह हो गया है। यानी कि रामलीला में तो जानकी का विवाह होता है रामचंद्र जी के साथ, लेकिन शिवांगी गुंडियाल की बात हम इसलिए भी कर रहे हैं कि कोटद्वार भाबर में जब से, मतलब दुर्गापुरी में रामलीला हो रही है, यह इस तरह की रामलीला मंचन हो रहा है कि जिसमें महिला पात्र जो होते हैं वो महिलाओं का किरदार सारा निभाते हैं। तो शिवांगी गुंडियाल बहुत लंबे समय से दुर्गापुरी की रामलीला में सीता का रोल कर रही थी, और उनका 4 तारीख को विवाह हो गया, 4 मार्च को। चलो दिखाते हैं एक झलक उनकी शादी की।
कोटद्वार भाबर के कण्वाश्रम में हर साल होने वाला बसंत पंचमी का मेला इस बार भी 4 दिन का होगा और बसंत पंचमी का मेला 11 से 14 तारीख तक कण्वाश्रम में होगा। इसमें कुछ बड़े कलाकार भी आएंगे तो कुछ स्थानीय कलाकारों को भी परफॉर्मेंस देने का मौका मिलेगा। मेला आयोजन समिति ने मेले का कुछ शेड्यूल बना दिया है, मतलब इसमें महिला कीर्तन मंडलियाँ, मांगल, कुछ साइकिल की एक रैली भी होगी और कोटद्वार में कुछ झांकियाँ भी निकाली जाएंगी। तो कण्वाश्रम महोत्सव में अगर कुछ रंगारंग होगा तो उसका वीडियो हम आपको आने वाले 12, 13, 14 तारीख को जरूर दिखाएंगे। उत्तराखंड के चर्चित राजनीतिज्ञ अपनी बेबाक बयानी के लिए हमेशा सुर्खियों में रहने वाले हरक सिंह रावत ने कहा है कि वो हरिद्वार से चुनाव लड़ना चाहते हैं अगर उनको हाईकमान ऑर्डर देगा, यानी कि अगर कांग्रेस पार्टी उनको टिकट देगी तो हरिद्वार से चुनाव लड़ना चाहते हैं। कई बार विधायक बन चुके हरक सिंह रावत ने कहा है कि वो बहुत लंबे समय से चुनाव जीतते आए हैं और उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हुए लगातार चुनाव जीता है। तो क्या डॉक्टर हरक सिंह रावत को कांग्रेस पार्टी टिकट देगी हरिद्वार से? इसका फैसला तो अब आने वाले लोकसभा चुनाव में जब उम्मीदवारों की घोषणा होगी तभी मालूम चलेगा, लेकिन समय समय पर वो इस सीट से चुनाव लड़ने की मंशा जताते रहे हैं। पूर्व में यहाँ पे हरीश रावत चुनाव लड़े हैं, तो निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अब नेताओं में सरगर्मियां बढ़ गई हैं, अपनी अपनी दावेदारी जताई जा रही है। अभी समय शेष है, लेकिन चूंकि ये सबसे अहम चुनाव है, देश की सरकार बनेगी इस चुनाव से, तो इसके लिए सारे दल, राष्ट्रीय दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। उत्तराखंड क्रांति दल लगातार लालढांग मोटर मार्ग को लेकर सक्रिय रहता है। पूर्व सैनिक संगठनों ने भी एक अच्छी रैली निकाली थी और कोटद्वार में इस तरह की राजनीति है कि जिन कामों को सरकार ने करना था, मतलब लालढांग मोटर मार्ग हो, मालन पुल हो, कण्वाश्रम हो, ये काम सरकार ने करना था क्योंकि सरकार को इसीलिए चुना जाता है। और अगर सरकार काम नहीं करती तो ये ड्यूटी बनती है विपक्ष की। तो मतलब पूर्व सैनिक हो या उत्तराखंड क्रांति दल हो या और संगठन हो, मालन पुल को लेकर, लालढांग मोटर मार्ग को लेकर समय समय पे प्रदर्शन करते हैं और लोग भी इसमें काफ़ी संख्या में जुटते हैं। जैसे हमने आपको दिखा दिया वीडियो में कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जुटे थे मालन पुल और लालढांग मोटर मार्ग की मांग को लेकर। और अब उत्तराखंड क्रांति दल ने भी इसकी आवाज़ उठाई है दोबारा से। तो चलिए फिर आज बात करते हैं। ये बहुत एक अहम विषय है, अगर आप इसको समझेंगे तो आप भी यकीनन मान जाएंगे कि वाकई लालढांग मोटर मार्ग अब एक ऐसी मांग है जो निश्चित तौर पर प्राथमिकता में होनी चाहिए। ये सिर्फ कोटद्वार की बात नहीं है, पूरे पौड़ी गढ़वाल की बात है, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल की बात है और इससे बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। तो उस पर हम आज आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। कोटद्वार हो, पौड़ी गढ़वाल हो या पूरा उत्तराखंड हो, पूरा जो उत्तराखंड है इसकी जो आर्थिकी है, मतलब इसका जो आर्थिक आधार है वो सरकारी नौकरी, फौज की नौकरी, पैरामिलिट्री फोर्स की नौकरी, इन पर ही डिपेंड है। मतलब पूरे उत्तराखंड का जो भी एक आर्थिक ढांचा है वो उन लोगों पर ही निर्भर है आज तक जो सरकारी नौकरियों में है या सरकारी नौकरियों से रिटायर हैं। अगर ले दे के हम थोड़ा सा बद्रीनाथ वाली बेल्ट को छोड़ भी दे, जहाँ पे बहुत अच्छा पर्यटन है, मतलब जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, तो कितने होटल होंगे? आप हरिद्वार से अगर बद्रीनाथ मार्ग की बात, बद्रीनाथ तक की बात करें तो 1000 होटल मान लीजिए आप। और अगर 1000 होटल व्यवसायी है या मतलब पर्यटन से जुड़े हुए 2000 भी होंगे होटल या उससे संबंधित, और उनमें अगर औसतन 5 से 6 लोग काम भी करते होंगे जिनको रोजगार मिला हुआ है, तो ये संख्या मुश्किल से 12-13 हज़ार ही पहुंचती है। मतलब 12-13 हज़ार लोगों को ही रोजगार मिलेगा उस पर्यटन से जिस पर अभी एक खास बेल्ट, यानी कि अगर हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तरकाशी, चमोली, जहाँ पर पर्यटन से जुड़ी हुई कुछ सुविधाएं हैं, मतलब लोगों का रोजगार है। बाकी पूरे उत्तराखंड का जो आर्थिक ढांचा है वो सरकारी नौकरियों पर है और फौज और पैरामिलिट्री फोर्स में काम करने वाले या उनसे रिटायर्ड लोगों पर ही है। आने वाले समय में साल दर साल अब जिस तरह सरकारी नौकरियों में लगातार कमी आ रही है, फौज में अग्निवीर जैसी योजना आ गई है जिसमें पेंशन वगैरह नहीं मिलेगी, तो फिर बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ रही है, तो क्या होगा उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों का। और इस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। लालढांग मोटर मार्ग को इसलिए इसमें कनेक्ट कर रहे हैं कि लालढांग मोटर मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसके बनने से बहुत बड़ा क्षेत्र जो है कम से कम पर्यटन या फिर कारोबार के लिए खुल जाएगा। दिनों दिन घटती नौकरियां और कारोबार में बढ़ते हुए लोगों की संख्या से कारोबार में मंदी है और ये मान के चलिए आप आने वाले समय में साल दर साल ये कारोबार जो है मंदा ही रहेगा, क्योंकि जब लोगों की कमाई का सबसे ज़्यादा जो पैसा होता है शिक्षा स्वास्थ्य पे ही खर्च हो जाएगा, जिसके लिए सब लोग देहरादून या बड़े शहरों पर ही डिपेंड है, तो फिर उत्तराखंड में जो निवेश है वो कहाँ से आएगा। इसलिए लालढांग मोटर मार्ग अगर बनता है, हम मुद्दे पर ही आ जाते हैं सीधे, जिसकी मांग उत्तराखंड क्रांति दल भी कर रहा है, पूर्व सैनिक भी कर रहे हैं। हम लोग तो खैर हर रोज लगभग लालढांग मोटर मार्ग की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि रोजाना हम एक ही बात रिपीट क्यों करते हैं। अगर लालढांग मोटर मार्ग बनता है तो फिर ये मान के चलिए आपकी जो कण्वाश्रम है कोटद्वार में,
वो भी आसानी से कनेक्ट हो जाएगा। अभी अगर पौड़ी गढ़वाल में टूरिस्ट प्लेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा पर्यटक लैंसडाउन आते हैं और हज़ारों में आते हैं, और पर्यटक लैंसडाउन आते हैं और सीधे वापस चले जाते हैं, क्योंकि बाकी जगह से कनेक्टिविटी नहीं है। जब हज़ारों लोग लैंसडाउन आ सकते हैं तो ये लोग वापसी में लालढंग मोटर मार्ग के रास्ते भी जा सकते हैं, या अगर ये हरिद्वार से आते हैं कोटद्वार लैंसडाउन तो ये कण्वाश्रम भी जा सकते हैं। कण्वाश्रम से महाबगढ़ को कनेक्ट किया जा सकता है। महाबगढ़ से कनेक्ट होने के बाद ऋषिकेश का वापसी का भी रास्ता बनता है। ताड़केश्वर भी लोग जा सकते हैं, लैंसडाउन भी जा सकते हैं, और खैरालिंग भी जा सकते हैं, भैरवगढ़ी भी जा सकते हैं। तो मतलब पूरा पौड़ी गढ़वाल को खिरसू भी जा सकते हैं, पौड़ी भी जा सकते हैं। तो लालढंग मोटर मार्ग की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। और वैसे भी कारोबार में जिस तरह से मंदी है, तो कोटद्वार में अब कोटद्वार के पास से हाईवे बनने वाला है, यानी ये हाईवे सने क्षेत्र से होके गुजरेगा। तो कोटद्वार में जो व्यापारी है उनको इस हाईवे से उतना फायदा नहीं होने वाला। हालांकि बहुत अच्छा है कि अगर हाईवे बनता है तो कनेक्टिविटी बनेगी, लोग आएंगे जाएंगे। तो इसलिए लालढंग मोटर मार्ग का बनना जरूरी है। और वैसे भी अगर मेडिकल कॉलेज सरकार जिस तरह से मतलब मेडिकल कॉलेज की बात सरकार कर नहीं रही है, तो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए देहरादून पर ही डिपेंड है सारे लोग। तो अगर ये मार्ग बन जाता है तो कम से कम देहरादून आने जाने की भी बहुत बड़ी सुविधा है। और लालढंग मोटर मार्ग को लेकर सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है, जनता को ही आवाज़ उठानी पड़ेगी। और मुझे लगता है इसमें कोटद्वार के जो व्यापारी है, ये कोटद्वार पूरे भाबर के जो व्यापारी है, जो कम से कम हज़ारों में होंगे, उन लोगों को भी लालढंग मोटर मार्ग की मांग उठानी चाहिए। क्योंकि जो पूरा कारोबार है इस समय उत्तराखंड में, ट्रेड कारोबार जो होता है, मतलब जिससे सप्लाई होती है प्रोडक्ट की, तो ये सारा जो काम है ये हरिद्वार, ऋषिकेश, रुड़की या देहरादून में ही है। तो अगर कारोबारी इस मार्ग की मांग उठाते हैं और सरकार इसमें जो तकनीकी अड़चन है, वन अधिनियम की अड़चन है, उसको दूर करती है, तो इससे सरकार को भी फायदा है। ये एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा भी बनेगा। जो भी सरकार इस मार्ग को बनाएगी उसको आगामी समय में चुनावी लाभ भी मिलेगा। तो इस मार्ग का बनना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत गंभीर विषय है। इससे रोजगार भी बढ़ेगा, देहरादून जाने की कनेक्टिविटी भी अच्छी होगी और निश्चित तौर पर पर्यटन भी बढ़ेगा। तो बहुत बड़ा इस सर्किट बनाया जा सकता है। और नेताओं को तो ज़्यादातर समय क्या होता है कि अपनी कुर्सी, मंत्रालय और अपना जो वोट बैंक है उसको साधने में ही निकल जाता है। तो असल मुद्दा ये है कि कम से कम लालढंग मोटर मार्ग पर ही सरकार फोकस कर ले, या लोग, आम जनता फोकस कर ले, तो इससे बहुत सारी चीज़ें हल हो जाएंगी। तो हमारी तो ये मांग है। फिलहाल मार्ग की स्थिति क्या है वो मैंने कल आपको डाल दिया वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो बता दें। बहुत खस्ता हाल हो गया है। एक बारिश में ही मालन पुल के पास में पानी आ गया, तो वहाँ से स्कूटी ले जाना पॉसिबल नहीं है। आने वाले समय में जब बरसात होगी तो उसकी बात तो छोड़ो, बीच में अगर बारिश भी हो गई तो ये लालढंग मोटर मार्ग बेहद खतरनाक है। कल तो जो स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इसमें आवाजाही बहुत जोखिम भरी है, और अगर फिर बारिश होती है तो फिर ये रास्ता ख़राब हो जाएगा। सरकार गंभीर नहीं है, वरना इतनी बड़ी बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं। जब रेल पहुंच सकती है पहाड़ में, तो लालढंग मोटर मार्ग बनाने में जो तकनीकी अड़चन है उसको सरकार दूर क्यों नहीं करना चाहती? गंभीर नहीं है सरकार। आज मैं एक फ़ोटो देख रहा था समाचार पत्र में, पुष्कर सिंह धामी जी और विधानसभा अध्यक्षा रितु खंडूड़ी भूषण जी मिले, औपचारिक भेंट हुई। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में लालढंग मोटर मार्ग के लिए भी नेता मिलेंगे, बात करेंगे, जनता की बात होगी। तो मेरी नज़र में, मतलब हमारे चैनल की नज़र में, पौड़ी गढ़वाल का एक सबसे बड़ा मुद्दा है ये। पूरे गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल को देहरादून राजधानी जाने के लिए उत्तर प्रदेश से होकर जाना पड़ता है, जो बहुत लंबा होता है। और पौड़ी गढ़वाल में जिस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं हैं, आपातकाल में अगर डॉक्टर ने बोल दे कि 2-3 घंटे के अंदर इनको देहरादून पहुंचा दो, और जो हालत है लालढंग मोटर मार्ग की, तो फिर बाया नजीबाबाद नहर के रास्ते जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप समझ रहे होंगे। तो बहुत ज़रूरी है लालढंग मोटर मार्ग, ये बनना ही चाहिए। अब इसके लिए आंदोलन करना पड़े या सरकार खुद ही पहल करे, जो भी हो, इस मार्ग की आवाज़ सबको उठानी चाहिए, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो हमारी नज़र में बहुत ज़रूरी है लालढंग मोटर मार्ग। आज की बात देख रहे हैं आप, तो सरकारें चुनाव के वक्त कुछ और बात करती हैं, चुनाव जीतने के बाद कुछ और बातें करती हैं। और पिछले काफ़ी समय से ऐसा ही हो रहा है। जैसे कोटद्वार की बात करें तो कोटद्वार में नगर निगम न तो सरकार के एजेंडे में था, न लोगों की डिमांड थी, फिर भी सरकार ने नगर निगम बना दिया। अभी केंद्र सरकार पहले ही सीए लाने को बिल लाने वाली है या इस पर बात कर रही है, तो फिर उत्तराखंड में अलग से यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों लाया जा रहा है? ये समझने वाली बात है। इस पर आप लोग किसी विशेषज्ञ से ही राय लीजिए। जब केंद्र सरकार पहले ही पूरे देश में समान आचार संहिता लागू करने की बात करती रही है बहुत लंबे समय से, हो सकता है करे भी, आगे लागू भी करे, तो फिर उत्तराखंड के लिए अलग से यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत क्यों है? इसका जिक्र धामी जी ने कभी किया नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं, भू कानून है, मूल निवास है,
इस तरह के बिल, ये बाघों के जो आतंक हैं पहाड़ों में, इनके लिए भी सरकार को बिल लाना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि प्राथमिकता के तौर पे उत्तराखंड के मूल पहाड़ियों का जो मुद्दा है, मूल निवास भू कानून, इस पर सरकार को पहले बिल लाना चाहिए। और जिस तरह से खाली होते गांव, बढ़ता हुआ पलायन और खाली होते सरकारी स्कूल, बेरोजगारी, इस पर भी तो सरकार को कोई श्वेत पत्र लाना चाहिए, कोई योजना लानी चाहिए, कोई बिल लाना चाहिए जिससे लोगों को राहत मिले। और हम चाहते हैं लाल ढाक मोटर मार्ग बनाने के लिए सब लोग मिलजुल कर प्रयास करें, तो शायद थोड़ा बहुत तो फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। और जो फ़र्क थोड़ा बहुत भी पड़ेगा तो बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि उत्तराखंड की मांग इसीलिए हुई थी कि उत्तराखंड के जो मूल लोग हैं, जो पहाड़ी लोग हैं, उनका विकास नहीं हो रहा। लेकिन आज की परिस्थितियों में तो ऐसा लगता है कि जब उत्तर प्रदेश में था उत्तराखंड, तो पहाड़ी जिलों के लिए अलग से योजनाएं आती थी, अलग से बजट आते थे। और गढ़वाल मंडल की कमिश्नरी पौड़ी गुलजार रहा करता था। तो क्या मिला उत्तराखंड बनने के बाद, इस पर चर्चा जरूर करनी चाहिए आप लोगों को, बजाय अन्य मुद्दों के। और नेताओं से कोई उम्मीद ना करें, नेताओं की तो सीटें भी बदलती रहती हैं और उनको अपने आगामी चुनाव, अपनी गद्दी, अपना मंत्री, अपना पद और बहुत सारी अन्य चीज़ों में व्यस्त रहना पड़ता है। तो आप लोग खाली इस बात पे गौर करें कि सबसे ज़रूरी है लाल ढांग मोटर मार्ग, और अगर इसको सरकार प्राथमिकता में शामिल करती है और आने वाले समय में लाल ढांग मोटर मार्ग को बनाती है, तो हमारे लिए तो वही सरकार सबसे बढ़िया है। जो काम करे वही जीते, वही जीतती रहे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए, आज की बात में इतना ही। अगली खबर के लिए इंतज़ार कीजिए, अगले वीडियो का। देखते रहिए केवी न्यूज़, खबर आपकी। ये केवी न्यूज़, खबर आपकी।